हम लोग समझते हैं कि इस जो इलेक्ट्रिसिटी में है, इस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का खेल किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किस घर का सदस्य है भाई, तो हम लोग उसको समझ लेते हैं पहले। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस घर का सदस्य है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं समझा जा सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घर के अंदर में छुपा हुआ एक के चोर की तरह है, या फिर अंदर के जितने भी कांच हम लोग मतलब जितने भी टाइप के वस्तु देखने मिलते हैं, ये तो पता है कि जितने भी प्रकार का पदार्थ देखने को मिलते हैं वो सब में किसी न किसी रूप में परमाणु उपस्थित रहते हैं। परमाणु का मतलब होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितने सारे हम लोगों का तत्व सब होते हैं ना, यही सब का छोटा पीस को परमाणु कहते हैं, ठीक है। और डाल्टन ने कहा था कि यही परमाणु से सभी पदार्थ मिल करके बना होता है, यानी और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा था। लेकिन जॉन डाल्टन का बात सुनते ही हम लोग का ये जो होता है मेरे की जे थॉमसन और एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था ई गोल्डस्टीन, ठीक है। ये दोनों ने अपना प्रयोग स्टार्ट कर दिया, एक बार स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जॉन डाल्टन ने कह दिया है कि भाई जितने सारे पदार्थ हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ये बोर्ड हो गया, ये किताब हो गया, ये मार्कर हो गया, ये सारे पदार्थ जो है किसी न किसी रूप में परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। और वह परमाणु जो होता है वो अविभाज्य है। उस परमाणु के अंदर में भी कुछ कुछ और भी कण उपस्थित हैं। और उन्होंने जो जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया इसके बाद, ठीक है, और ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किया ई गोल्डस्टीन और जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। इसके कहने के बाद और जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि अविभाज्य है, मतलब डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, उसको किसी भी विधि द्वारा तुम विभाजित नहीं कर सकते, उसको तोड़ ही नहीं सकते हो, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन इसके प्रयोग करने के बाद जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने और ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एनोड किरण और कैथोड किरण के प्रयोग से उन्होंने देखा कि परमाणु को और भी छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किया। तो जे थॉमसन ने किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के खेल को समझना है, इसलिए हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते और प्रोटॉन वोटॉन के बारे में ज़्यादा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं और इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने शुरू में क्या कहा था कि जो भी परमाणु होते हैं उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। और यह जो इलेक्ट्रॉन है, जिस प्रकार से एक तरबूज का उन्होंने उदाहरण दिया था और समझाया था, इस प्रकार से एक तरबूज होता है, उस तरबूज को अगर हम ऊपर से काट देते हैं, ठीक, तो उसके अंदर में हम लोगों को काला काला तरबूज का बीज देखने को मिलेगा, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। उस प्रकार से जो है जो इलेक्ट्रॉन है उस तरबूज में यहाँ वहाँ इस प्रकार बीज देखने को मिलते हैं। वैसे ही किसी पदार्थ के जो एक छोटा सा कण को लेंगे, जैसे मार्कर हो गया, इसी मार्कर का सबसे छोटा पीस ये वाला है, और इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना यहाँ वहाँ धंसा हुआ है, ऐसा इन्होंने जे थॉमसन ने कहा था। लेकिन इसके बाद सुनने के बाद जो है और जो वैज्ञानिक था उसको भी चैन नहीं मिला। उन लोगों ने कहा कि अरे परमाणु के अंदर में सबसे पहले तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन फिर जे थॉमसन आया और ई गोल्डस्टीन ने, उन्होंने तो इसको विभाजित कर दिया। उनके जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने बात की थी, उसको उन्होंने गलत साबित कर दिया और उसको तोड़ के दिखाया। फिर उसके अंदर में और भी कण को साबित किया। फिर और भी वैज्ञानिक आए और इन्होंने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धंसे होते, तो इसके बाद हम लोगों का रदरफोर्ड ने आया था। रदरफोर्ड ने केमिस्ट्री में अगर परमाणु की संरचना की बात की जाए तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से रोल निभाया था, क्योंकि इन्होंने दिखा था, इसी के द्वारा नाभिक का खोज हुआ था। नाभिक का मतलब होता है, इसने अपने प्रयोग में क्या किया था, एक स्वर्ण पत्थर लिया था, मतलब सोने का एक पन्ने लिया था और उसमें अल्फा किरण से एक सोने का पन्ने लिया था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, एक सोने का पन्नी लिया था और इसमें इन्होंने अल्फा किरण से इसमें आघात कराया था। और इन्होंने देखा था कि अधिकतर जो कण होते हैं उस सोने के पन्नी को पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कण होते हैं जो जिस रास्ते में गए उसी रास्ते से वापस भी आते हैं। कुछ कुछ कण उन्होंने देखा कि अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि परमाणु जो होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, खाली होते हैं, और परमाणु जो होते हैं अधिकतर परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खाली रहता है। और जहाँ पर परमाणु का जो अधिकतम यानी कि बाहर, उसका बाहर जो है क्या कहा था उन्होंने, अधिकांश जो है वो निकल जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने देखा था, इस प्रकार से उन्होंने इस अपने प्रयोग के आधार पर जो है नाभिक का खोज किया था, मतलब एक परमाणु के केंद्र का खोज किया था। और इस केंद्र के अंदर में उन्होंने बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं, ये इन्होंने बताया था। और इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहा था ये रदरफोर्ड ने, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो उन्होंने कहा था जे थॉमसन ने कि वह मेवे की तरह या फिर तरबूज के बीज की तरह यहाँ वहाँ धंसे रहते हैं, भाई साहब तुम गलत हो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो परमाणु के अंदर में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसका चक्कर
चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, वो लोग नाभिक में बैठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन वह चक्कर इस प्रकार से लगाता है। उन्होंने कहा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक में बैठे रहते हैं। इन्होंने केंद्र भाग को उन्होंने नाभिक कहा था। इस नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक का चक्कर लगाता है, लेकिन किस प्रकार के चक्कर लगाता है? सर्पीले आकार पर, सर्पीले पथ पर जो है इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है। देखिए इस प्रकार से चक्कर लगाते जाएगा इस प्रकार से सर्पीले आकार में। और उन्होंने बताया था कि ऐसे ही चक्कर थोड़ी नहीं लगाएगा, क्या हम एक जगह से यहाँ से दौड़ने के लिए कहा जाएगा कहीं दूसरे जगह में, तो हम दौड़ते जाएंगे, अब रुकबे नहीं करेंगे, तो दौड़ते हम लोगों को भूख लगने लगेगा, हम थक जाएंगे और थक हार करके लास्ट में हम क्या करेंगे, उसी जगह पर बैठ जाएंगे। तो इन्होंने सेम कंडीशन इस इलेक्ट्रॉन को भी बताया। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक का चक्कर लगाएगा तो इसमें से जो है ऊर्जा विकिरित होगा, मतलब इसमें से ऊर्जा निकलेगा, उसमें से ऊर्जा निकलेगा। और जब यह दौड़ते जाएगा, मतलब नाभिक का चक्कर लगाते जाएगा, तो इसमें से ऊर्जा भी निकलते जाएगा, मतलब इसमें ऊर्जा कम होते जाएगा। ऊर्जा मतलब काम करने की क्षमता, मतलब इसकी दौड़ने की क्षमता क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और लास्ट में एक ऐसा स्थिति आएगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी नाभिक में गिर जाएगा और ये परमाणु जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसकी ऐसा इन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने। तो परमाणु नष्ट हो जाएगा जैसे इन्होंने कहा दिया था। तो इसके बाद जब वैज्ञानिक लोग आए, अरे ये इलेक्ट्रॉन का सिस्टम यानी कि परमाणु का सिस्टम इतना भयानक तरीके से चल रहा है, कोई इस प्रकार से सिद्धांत दे रहा है, कोई इस प्रकार से नियम बता रहा है। तो फिर इसके बाद हम लोग का आता है बोर नामक एक वैज्ञानिक ने। इन्होंने कहा कि भाई आपने जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि जिसको नाभिक उन्होंने कहा था, नाभिक का खोज किया, ये बहुत बढ़िया तरीका था, ठीक है। और नाभिक सच में जो होता है वो परमाणु का सबसे केंद्रीय भाग होता है, इन्होंने भी इसको माना। लेकिन इन्होंने जो कहा कि परमाणु नष्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है जब उसका सर्पीले पथ पर चक्कर लगाते हैं और उस नाभिक में गिर जाते हैं और परमाणु अपने आप से ख़त्म हो जाता है, यह बात गलत है। क्योंकि इन्होंने बताया कि पहली बात कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्पीले पथ पर चक्कर ना लगाकर इस सर्पीले पथ पर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि किसमें, एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। वृत्त के पथ पर मतलब अपने ही रास्ता में, इसी रास्ते पर ये कोई सर्पीले पथ पर चक्कर नहीं लगाता है, अपने ही रास्ते पर ये चक्कर लगाता है और उसमें से कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। यदि इलेक्ट्रॉन अपने घर में हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि अपने कक्षा में उपस्थित रहता है तो उसमें से कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगा, मतलब उसमें से काम करने की जो क्षमता है वह खत्म नहीं होगा यदि वो अपने ही कक्षा में हो। तो ऐसा यह बोर नामक वैज्ञानिक ने कहा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया कि आपने जो ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित होगा, कही बात, यह बात ठीक है आधा, लेकिन यह क्या है, आधा अधूरा है। इन्होंने पूरा बढ़िया से इस ऊर्जा क्षय के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि इसमें से ऊर्जा क्षय होगा, लेकिन इसमें ऊर्जा अवशोषित भी होगा, मतलब यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित भी होगा और अवशोषित भी होगा, मतलब मेरे यहाँ से ऊर्जा खत्म भी होगा, लेकिन कंडीशन ऐसा भी स्थिति आ जा सकता है कि मेरे में ऊर्जा भी आ सकता है। वो कैसे, यदि इस इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा से भटका दिया जाए, इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो यहाँ पर कक्षा में है, इस कक्षा से अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए या बाहर के किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को इसके कक्षा में ला दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षा से अगर बाहर निकाल दिया जाए या फिर बाहर के कक्षा से किसी इलेक्ट्रॉन को इसमें ला दिया जाए, तो ये जैसे ही अपने घर से अपने पथ से भटक जाएंगे तब इसमें से ऊर्जा का या तो अवशोषित होगा या फिर उत्सर्जित होगा। लेकिन कब अवशोषित होगा और कब उत्सर्जित होगा, मतलब ये जो ऊर्जा है बनेगा किस प्रकार से। देखिए यदि इलेक्ट्रॉन इसका बाहर अंदर ही कक्षा से बाहर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाता है तो ऊर्जा जो है अंदर आएगा। इस सब के बारे में डिस्कशन पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया से डिटेल तरीके से कर दिए हैं, आप वहाँ पर जा करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि बाहर के इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग अंदर का इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग बाहर लाते हैं, अंदर का इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर लाते हैं तो ऊर्जा जो है इस परमाणु में आ जाएंगे। और अगर बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन की इस परमाणु में लाएंगे तो यहाँ की ऊर्जा जो है क्या होगा, वो ख़त्म होगा। बात समझ में आया इन्होंने क्या कहा था।
रदरफोर्ड का बात को इन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया, इन्होंने बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया। पहले तो उन्होंने नाभिक का खोज किया, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, इतना बात सही कहा था, लेकिन थोड़ा सा इसके जो सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, जिसको उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सुधार किया था। इन्होंने कहा था कि पहला इन्होंने सुधार किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सर्पिले पथ पर न लगा करके वह वृत्तीय पथ पर ही चक्कर लगाते हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर चक्कर लगा रहे हैं तब तक उसमें से ना ही ऊर्जा का हानि होगा और न ही ऊर्जा का अवशोषण होगा। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से भटक जाते हैं, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से बाहर निकल जाते हैं या फिर बाहर के कक्षा से अंदर आते हैं तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है या फिर उत्सर्जन भी हो सकता है। यदि बोला ना कि अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है तो बाहर से ऊर्जा इसमें आ जाएगा, और अगर बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है तो इस परमाणु से ऊर्जा बाहर निकल जाएगा। यही ऊर्जा तो होता है क्या, यही ऊर्जा है मेरा, ऊर्जा को हम लोग किस रूप में देखने पाते हैं पता है? इसी ऊर्जा का मतलब ऊर्जा का बहुत सारा रूप होता है। उस ऊर्जा का आपने बहुत सारा रूप देखा है, कितना सारा आपने ऊर्जा का रूप देखा है। ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा है कि नहीं, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, इतने सारा ऊर्जा होता है। इसी ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है प्रकाश ऊर्जा में, तो मेरा क्या होता है, बल्ब जलने लगता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यही इलेक्ट्रॉन का खेल होता है हम लोगों का इस जीवन में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, ठीक है। जैसे जो वायर बना है हम लोगों का, तो वायर भी किसी न किसी रूप में परमाणु से मिलकर के बना होता है, ठीक है। परमाणु से मिलकर बनता है। अब परमाणु बोले तो परमाणु मतलब सब चीज़ परमाणु से मिलकर बनता है। जो वायर के ऊपर में जो कवर रहता है ना, प्लास्टिक से बना होता है, वो भी तो एक परमाणु से मिलकर बनाता है, ठीक है, वो भी परमाणु, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन है उसमें गति नहीं करेंगे। ये चालक अचालक जब आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर में जो एक वायर रहता है, तार, जिसको हम लोग कॉपर का रहता है, कहीं पर एल्युमिनियम का रहता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का चालक रहता है। तो इसमें से क्या, जो कॉपर की अगर बात की जाए तो वो भी किससे बनाता है, वो भी किसी न किसी रूप में परमाणु से मिलकर के बनता है। मतलब परमाणु से मिलकर के बना होता है, मतलब उसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो वही इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऐसी युक्ति से जोड़ देंगे कि एक ऐसा युक्ति उसमें लगा देंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये मेरा तार है समझ लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन, सब जगह पर इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको कुछ ऐसे पदार्थ के साथ जोड़ देंगे ना, कुछ ऐसा चीज़ यहाँ लगा देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा, जो परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपने पथ से भटक जाएंगे। और क्या, अगर यह यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब अपने कक्षा से वो लोग भटक जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर बनेगा ऊर्जा। और वही ऊर्जा को जो है समझा, उस ऊर्जा को कौन, थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत बढ़िया तरीक़ा से इस ऊर्जा को समझा और उन्हें विद्युत बल्ब का आविष्कार कर दिया। और उस ऊर्जा को उन्होंने किस रूप में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा हो रहा है, उस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में उन्होंने कन्वर्ट किया। और आज सारी दुनिया इस थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा जो बनाया गया बल्ब से प्रकाशित हो गया, ठीक है। ये सारा खेल होता है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का। तो यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता कैसे, जैसे कि ये भी परमाणु से मिलकर बना होता है, ये भी परमाणु से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया इस इलेक्ट्रॉन का खेल को, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं अभी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने बिना हम इस टॉपिक को शुरू नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग का सबसे पहला आता है कि ये आवेश क्या होता है भाई। तो आवेश कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। आवेश को कोई ऐसा नहीं समझेगी, आवेश दिखता कैसा है, आवेश को सूंघने से कैसा सेंट आता है उसमें से, आवेश का रंग कैसा है, आवेश का रूप कैसा है, तो ऐसा नहीं। आवेश जो है किसी वस्तु में उपस्थित, आवेश सब जगह पर उपस्थित है, आवेश सभी वस्तुओं में उपस्थित रहता है, इसमें भी उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित है, इस मेरे हाथ में भी उपस्थित, सभी जगह पर आवेश उपस्थित रहता है, ठीक है। आवेश किसी वस्तु में उपस्थित वो होगा जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से आता है। मतलब सभी पदार्थ, मैंने कहा था कि परमाणु से मिलकर के बना होता है, ठीक है। परमाणु उसमें उपस्थित रहते हैं, परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होंगे, है कि नहीं। और उस इलेक्ट्रॉन का अगर लेन देन कर देंगे ना तो उस वस्तु में आवेश आ जाता है। आवेश एक प्रकार का पदार्थ में पाए जाने वाला गुण होता है, ठीक है। आवेश आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन करने से उत्पन्न होता है। ये भी मेरा पदार्थ है, ये भी मेरा पदार्थ है, किसी न किसी विधि के द्वारा यदि हम यहाँ इसमें भी आवेश है और इसमें भी आवेश है, ठीक है। इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन का लेन देन कराया जाए तो यह आवेशित हो जाता है। आवेशित कहने का मतलब चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करा देते हैं दोनों के बीच में तो क्या हो जाता है, ये आवेशित हो जाता है, चार्ज होता है। हाँ, यह गुण किसी में कम भी देखने को मिलता है और किसी में बहुत ज़्यादा भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा है किसी वस्तु में उपस्थित होगा जिसमें के लेन देन से, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से
आता है और इसका SI मात्रक कूलम होता है। बोलेगा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। ठीक है, चलिए आवेश को समझते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से आता है उसी को ही कहते हैं आवेश, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। ठीक है, सभी चलिए ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि इस आवेश को अगर हम लोग देखेंगे, आवेश को हम लोग बहुत जगह पर देखने का मतलब होता है कि हम महसूस कर सकते हैं या फिर उसको उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो और यह उत्पन्न हम लोग जो आवेश है उसको हम लोग उत्पन्न बहुत सारी विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जनरली जो जानना है वो मुख्य रूप से एक विधि तो कम से कम हम लोग को जानना ही पड़ेगा, और वो विधि है मेरा घर्षण। घर्षण के द्वारा, इस घर्षण के द्वारा जैसे कि इस घर्षण का अगर उदाहरण दें सबसे पहले, तो पुराना ज़माने के जो व्यक्ति लोग हुआ करते थे, जैसे पुराना पाषाण काल, ठीक है, पुराना पाषाण काल या फिर वैसे समय में आदि मानव जिसको कहा जाता है, जो जिसमें आग का खोज नहीं हुआ था, यानी कि माचिस वचिस करने आग का जब खोज हो गया था, तो वो लोग जैसे कि दो लकड़ी होता था, तो लकड़ी भी तो भाई परमाणु से किसी वहाँ पर भी परमाणु किसी न किसी रूप में उपस्थित है ही, है ठीक। तो वो लोग क्या करते थे, उस दोनों लकड़ी को आपस में बहुत ज़्यादा रगड़ते थे, बहुत ज़्यादा रगड़ते थे, और रगड़ने से क्या हो जाता है, ये भी परमाणु से बना है, ये भी परमाणु से बना है, रगड़ेंगे मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या जाता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से भटकने लगते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन या तो इसमें आएगा या फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भटकने लगते हैं, तो उसमें से क्या निकलेगा, ऊर्जा आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने पथ से भटक जाएगा तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगा, और वही ऊर्जा धीरे धीरे जब हम लोग घिसते जाएंगे तो वही ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाएगा, मतलब हम लोग को गर्म लगने लगे, गर्म। और जब वो उसको और ज़्यादा लगातार करते रहेंगे तो क्या, आग जल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। इस प्रकार से हम लोग तो क्या किया, हम यहाँ पर दो वस्तु को एक घर्षण किए, घर्षण करने से उसमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। आवेश क्या होता है ये हम लोग समझ लिए। ठीक है, तो और ये जो आवेश होता है, ये आवेश दो टाइप का होता है। देखिए, जो हम लोग लकड़ी को घिसाए थे ना, तो देखिए आवेश उत्पन्न होगा। आवेश का मतलब चार्ज रे भाई, चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो दो ही टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये मेरा दो लकड़ी था, इसको घिसाएंगे तो चार्ज इसमें या तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा या फिर इसमें नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों को ही बोलते हैं आवेश। ठीक है, तो जैसे कि हम पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश उसको बोलेंगे। देखिए यहाँ से आप धनी कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आप धनी तभी बनते हैं जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आप किसी को देने लगेंगे तो आप क्या बनेंगे, धनी। कहने का तो वही है कि कोई भी अगर वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को जैसे हम लोग घिसाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, ये त्याग करता है, तो इसमें क्या है, इसमें धन आवेश आ जाता है। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर रहा है तो वो हो गया मेरा धन आवेश। और कोई यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ऋण ले रहा है, ग्रहण करना मतलब ऋण लेना, ऋण ले रहा है तो ऋण आवेश। और अगर धन है उसके पास तो धन आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आवेश। ठीक है, ये हम लोगों को बहुत सारा चीज़ों में देखने को मिलता है। जैसे कि इस आवेश को अगर आप लोग फिर बहुत और भी जगह पर देखना चाहेंगे तो बचपन में हम लोगों ने पेन उठाते थे और अपने सर पर रगड़ते थे, और एक छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को क्या करते थे, इस प्रकार से हम लोग करते थे, तो क्या होता था, वो बाल, वो जो कागज़ है वो उठने लगते थे, आकर्षित होते थे। क्यों, क्योंकि इसमें और उसमें क्या आवेश आ जाते हैं, या तो एक में नेगेटिव आवेश और इसमें पॉजिटिव आवेश आ जाता है। इस आवेश के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे कब खींचते हैं, कब एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ठीक है, तो ये आवेश को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो तो अब हम लोग समझते हैं इस आवेश को,
एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश। कौन धन आवेश होता है, कौन ऋण आवेश होता है, यह हम लोगों ने समझ लिया। और ये सब जो है मैं फिर से बोलता रहा हूँ, ये सारा चीज़ को जो है डिटेल्स में पिछले वीडियो में समझाया गया, लेकिन इस वीडियो में भी मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि स्टार्टिंग जो है बढ़िया तरीक़ा से हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भी आपको यह चीज़ समझ में आया, इसीलिए मैंने ये भी यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। तो यह आवेश आप लोगों को समझ में, कौन होता है धन आवेश और कौन होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला धन आवेश और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है मेरा ऋण आवेश, ठीक है। चलिए ये आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो फिर भाई जैसे कि हम लोग आवेश को और कहाँ पर देखते हैं, आवेश का हम लोगों ने और भी जगह पर देखा है, जैसे कि कंघी करते हैं। अच्छा, गर्मी के दिन में या फिर गर्मी जब स्टार्टिंग होती है ना, तब हम लोग कंघी करते हैं, कंघी करते हैं। और कंघी करने के बाद बचपन में लेकिन बाल सबको अगर ऐसे इस तरह से किया जाता है तो वो बाल नाचने लगते हैं, उठने लगते हैं, उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों, ऐसा क्या चीज़ है उसमें जो वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, मतलब वहाँ पर भी क्या उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर भी चार्ज उत्पन्न कैसे हुआ, हम घर्षण कराए उसको, किसके साथ, बाल के साथ, उसको घर्षण कराए, ठीक है, बाल के साथ घर्षण कराएं, इसीलिए उसमें कुछ न कुछ चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, तो अब हम लोगों का बात यह आता है कि भाई ये आवेश को हम लोग समझेंगे कैसे, मतलब जानेंगे कैसे कि कौन सा वस्तु में धन आवेश आया है और कौन सा वस्तु में ऋण आवेश है। तो कौन सा वस्तु में धन आवेश आया है और कौन सा वस्तु में ऋण आवेश आया है, इसको समझते हैं। चलिए ठीक है, हम लोगों ने तो समझ लिए कि ये आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, इलेक्ट्रॉन का अगर लेन देन करेंगे तो किसी वस्तु में आवेश आ जाता है, ठीक है, वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। या तो उसमें किसी में धन आवेश आ जाता है, मतलब या तो वह पॉजिटिव चार्ज होता है और कोई नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर भाई हम यह पता कैसे लगाएंगे, मतलब तो हम लोग सबसे पहले, ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आवेश को जो है उत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है। ये हम लोगों ने कुछ बात बता लिया कि आवेश को जो है हम लोग ज़्यादातर मुख्यतः रूप से घर्षण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी चालन विधि होते हैं, प्रेरण विधि, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग किस प्रेरण के द्वारा किस प्रकार से विद्युत को उत्पन्न करते हैं ये समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग घर्षण के द्वारा किस प्रकार से जो है आवेश को उत्पन्न किया जाता है ये समझ लेते हैं। जिस घर्षण से सिर्फ यही चीज़ एबोनाइट या फिर कपड़ा का ही, ऊनी कपड़ा का हम लोग उदाहरण नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, क्योंकि यही हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है, ठीक है। नहीं तो आवेश को सिर्फ यहीं पर देखा जाता है क्या, ऐसा तो बात नहीं है। आवेश को हम लोग बहुत सारा जगह पर देखते हैं, ठीक है। देखते का मतलब होता है कि उत्पन्न करते हैं और उसको हम लोग एहसास करते हैं कि यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुआ। जैसे कि हम लोग क्या अपने सर पर पेन को ऐसा करके घिसते हैं और छोटे छोटे कागज़ को देखते हैं तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित करने लगते हैं, ये आवेश की वजह से होता है, ठीक है। फिर हम लोग कोई स्वेटर को खोलते हैं तो वहाँ पर चट चट की ध्वनि सुनाई देता है, मतलब वो भी क्या, चट चट की ध्वनि कहाँ से आया, आवेश, चट चट की ध्वनि। और अगर अंधेरा कमरा अगर अंधेरा हो ना तो वहाँ पर लगेगा कि चिंगारी भी उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से वो आवेश कहाँ से आ जाता है भाई, वो भी आवेश है इस इलेक्ट्रॉन के लेन देन करने से। इलेक्ट्रॉन का खेल इतना खतरनाक है, वो एडिसन ने समझा था और ये उन्होंने बल्ब का खोज कर दिया, मतलब उन्होंने प्रकाशित कर दिया इसको बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग घर्षण से किस प्रकार से किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं ये हम लोग समझते हैं, ठीक है।
तो घर्षण में आप हमेशा याद रखिएगा दो चीज़ कि जब भी कोई अनावश्यक वस्तु अनावश्यक का मतलब होता है जैसे कि शांत आदमी, ठीक है, हम क्योंकि जो है बोर ने पहले ही कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा में अगर चुपचाप से घूम रहे हैं ना तो उसमें से कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा, नहीं उसका ऊर्जा हानि होगा। हाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से भटक दिया किसी भी विधि के द्वारा, तो भटका दिया, तो वहाँ पर उत्पन्न होंगे। तो ये अनावश्यक वस्तु, ये अनावश्यक वस्तु, ये दो वस्तु, इसका अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से रहने देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी है, परमाणु भी है, उसके जो अंदर में है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक का क्या कर रहा है, चक्कर भी लगा रहा है, इसमें से कोई हम लोगों को रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक हम इसको क्या करने लगेंगे, इसके दोनों के बीच में अगर घर्षण करेंगे, पहले तो ये अनावश्यक वस्तु था, लेकिन अब हम इसके क्या करेंगे, घर्षण। जैसे कि लकड़ी को बात किया जाए तो उसमें क्या घर्षण कराए थे, देखिए दो अनावश्यक वस्तु को कि आपस में अगर घर्षण कराया जाता है तो क्या होता है, ये दोनों को वस्तु को अगर आपस में घर्षण करा देंगे तो ये दोनों वस्तु में आवेश आ जाता है, और इस दोनों वस्तु में मतलब एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव, मतलब विजातीय आवेश आ जाता है। या तो ये देखिए इसमें प्लस आ जाएगा और एक में माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से एक में प्लस आवेश आ जाएगा और एक में माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक है। एक वस्तु में प्लस आवेश आ जाएगा और एक वस्तु में माइनस आवेश, तो ये विजातीय आवेश आ जाएंगे, ठीक है, यदि दो अनावेशित वस्तु को आपस में घिसा जाता है तो।